ग्रामीण उत्पादक विविधीकरण केवल एक आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत कदम है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर है ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। तो देखते हैं उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण कि हमारा देश जो है वो सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं है, उसके अलावा भी डेयरी है, हैंडलूम है आदि व्यवसाय कर रहा है। तो इसको आज हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। तो जब किसान केवल खेती पर निर्भर न रहकर अन्य उत्पादन संबंधी कार्यों में भी भाग लेते हैं तो उसे उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण कहा जाता है। जब किसान केवल खेती पर निर्भर नहीं रहता बल्कि उत्पादक संबंधी कार्यों में भी भाग लेता है तो उसे हम कहते हैं उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। कि मान लीजिए कि जो किसान है वो सिर्फ कृषि ही नहीं करते हैं कि सिर्फ अनाज का उत्पादन करते हैं बल्कि अन्य व्यवसाय भी करते हैं, तो उसी को उत्पादक विविधीकरण कहा जाता है। क्योंकि वो मतलब कृषि पर ना रहकर, कृषि पर ही आश्रित ना रहकर बहुत तरह के और भी कार्य वो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो हैंडलूम है, डेयरी उद्योग है, मतलब वो कृषि के अलावा भी बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं, बहुत से ऐसे उद्योग चला सकते, बहुत से ऐसे उनके पास रोजगार के साधन है। अब अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, कृषि के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां जैसे वो पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, बागवानी करते हैं और हस्तशिल्प, लघु उद्योग आदि। मान लीजिए वो कृषि तो करते ही है, उसके अलावा भी उनके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या हुनर है, वो क्या क्या और कर सकते हैं, वो अपने रोजगार के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे वो पशु पालते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पशु पालते हैं, पशुओं से भी उन्हें जैसे गाय भैंसों का, जिन्होंने गाय भैंस पाल के रखी है तो उनसे दूध मिलता है तो उनको बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा चीज मछली पालन, मछली पालन के द्वारा भी वो भी उनकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है ना। लोग, गांव के लोग क्या करते हैं भाई, मछलियां पकड़ते हैं और उनको शहरों में जाकर बेचते हैं तो उससे भी उन्हें बहुत आय प्राप्त होती है। दूसरा बागवानी का काम करते हैं, है ना, गार्डनिंग का काम करते हैं, बागवानी भी उनके लिए बहुत आय का उनके साधन है। ठीक है। दूसरा है हस्तशिल्प, हाथों से बनी हुई चीजों को बनाकर बेचना और खुद का उद्योग खोल लेना। छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे अपने रोजगार अपने लिए ही तय करना। लघु उद्योग, लघु उद्योगों को भी वो अपने खोलते हैं और खुद के द्वारा बनाई गई वहां पे चीजों को बनाते हैं और खुद का उद्योग होता है उनका, खुद का हाथों से बनाई गई चीजों का वहां बेचते हैं, निर्माण करते हैं आदि को अपनाना ही उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण है। मतलब कि कृषि के अलावा जो गांव के लोग करते हैं, कृषि के अलावा वो क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार के कार्य करके वो अपना रोजगार तय करते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो यही है उत्पादक विविधीकरण, विभिन्न प्रकार के कार्य करना कृषि के अलावा, बहुत सी वस्तुओं के द्वारा बेचकर उनको दूसरों को बेचकर उनसे आय प्राप्त करना। अब विविधीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों हुई? ठीक है। तो देखिए, खेती की अस्थिरता को कम करना। अब देखिए विविधीकरण, मान लीजिए कि किसान तो कृषि पर ही निर्भर है तो कृषि ही करे, वो कृषि के अलावा क्यों कर रहा है दूसरा कार्य, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसे, तो ये यहाँ पे हमको देखना है। तो खेती की अस्थिरता मतलब कि खेती स्थिर नहीं है, अस्थिरता को कम करना। अब देखिए वर्षा, कीमतों आदि पर निर्भरता घटती। कभी कभी क्या होता है कि कृषि तो किसान कर रहा है पर बारिश नहीं हुई, है ना। अब हमारी सिंचाई के जो साधन हमने तो लगा दिए पर हमें वर्षा की भी जरूरत होती है, जो बारिश होती है उसकी हमें भी, उसकी जरूरत होती है हमें खेती के लिए। मान लीजिए कभी नहीं हुई तो उससे क्या हुआ, उनकी कृषि पर प्रभाव पड़ा और उनकी खेती अच्छी नहीं हुई, अच्छी उपज नहीं हुई, है ना। कीमतों आदि पर निर्भरता, अब कीमतें भी घटी। कभी मान लीजिए खेती उन्होंने उपज की और उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिला, बहुत सभी लोग करते हैं खेती और उचित मूल्य नहीं मिला उनका, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई तो उसकी कीमत घट गई, तो इस प्रकार उनको फिर वहां पे क्या होगा, हानि होती है, नुकसान होता है। अधिक आय के अवसर, अब किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है, अब उनको कृषि के अलावा भी उन्हें और इनकम चाहिए, और कमाना है उनको, और अपने रोजगार को और अच्छा करना है और आय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए वो इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं जिससे उन्हें आय प्राप्त होती है। तो कृषि के अलावा भी वो अधिक आय
कमाने के लिए, अधिक पैसे कमाने के लिए वो कृषि के अलावा अनाज उगाने के अलावा भी अलग कार्य कर सकते हैं और उसके द्वारा उन्हें आय मिलती है। तीसरा है रोजगार के नए साधन, ग्रामीण बेरोजगारी घटती है। अब क्या होता है, रोजगार के नए साधन, उनको भाई कृषि के अलावा भी उन्हें नए नए रोजगार के साधन अपनाने हैं। तो जैसे मैंने बोला, हस्तशिल्प करके, लघु उद्योग खोलकर, मछली पालन करके, पशुपालन करके, इसके द्वारा ये अपनी आय को बढ़ाते हैं और रोजगार के वो नए नए साधन है उनके लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उनके सामने है। वो पशुपालन भी उनके लिए एक रोजगार है, उनके लिए दुग्ध जो दूध पशुपालन है और पशुओं से जो दूध उन्हें मिलता है उसको बेचकर वो अपना जीवन यापन करते, वो भी उनके लिए रोजगार है। मछली पालन भी उनके लिए एक रोजगार, हाथों से बनी चीजों को बनाकर बेचना भी उनके लिए रोजगार है। लघु उद्योग जो है वो भी उनके लिए रोजगार है। तो इसी प्रकार वो ग्रामीण जो गांव के लोग क्या होते हैं, जब ऐसे हम चीजें करते हैं तो गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है और उनकी बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है। तो इसके लिए भी वो इस चीज पर निर्भर है ज्यादातर कि हम कृषि के अलावा भी इन चीजों के द्वारा भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का भी विकास होता है। अब देखिए, कृषि तो हमने कर ली, अनाज उगा लिया, अब कृषि पर ही तो निर्भर नहीं रहेंगे, और भी चीजें तो जरूरी है उसके साथ। तो उसके साथ साथ हम अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़े, अन्य क्षेत्रों में का भी विकास हो सके, इसके लिए भी वो कृषि के अलावा इन चीजों को महत्व देते हैं और इन चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इन चीजों को अपना रोजगार बना लेते हैं। फिर है पांचवा, जोखिम में कमी। यदि खेती असफल हो जाए, मान लीजिए कभी हमने कृषि की और वो असफल हो गई, नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे, उतनी उपज नहीं हुई, हमारी खेती अच्छी नहीं हुई, हमने जितना उसमें लगाया उतना हमें मिला नहीं, हमें हानि हुई, हमने लगाया तो बहुत कुछ पर हमें उतना मिला नहीं, हमारी उतनी अनाज का उत्पादन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि उसके अलावा हमारे पास और भी भाई कुछ, हमारे अगर कृषि नहीं अच्छी हुई, अभी उनसे हमें इनकम नहीं प्राप्त हुई, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, हम मछली पालन का काम करेंगे, हम पशुपालन का काम करेंगे, उसके द्वारा हम आय प्राप्त करेंगे। तो उनके पास आय का स्रोत कृषि के अलावा और भी क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कृषि के अलावा उनके पास ये सारे ऑप्शन है जिसके द्वारा वो अपने आय कमा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो कृषि के अलावा भी अन्य स्रोत से आय उनकी बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है, विविधीकरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, मेन एरियाज कौन से होते हैं। तो देखिए, कृषि के भीतर विविधीकरण, ठीक है। अब फसलों में विविधता, अब कृषि के भीतर भी बहुत सारी विविधता होती है ना, कृषि के अंदर भी बहुत सारी विविधता, नहीं कि एक ही प्रकार के अनाज हो रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी अनाज हो रही है। अब हम ये नहीं कि कृषि से है तो सिर्फ गेहूं चावल ही हो रहा है, उसके फसलों में भी बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। अब जैसे अनाज में दाल, तिलहन, बागवानी, फसलें, अब देखिए अनाज हो गया, अनाज में गेहूं, दाल, चावल हो गया, बहुत तरह की दलहन हो गई, हर प्रकार की मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, चने की दाल है, बहुत तरह की दालें हो गई। फिर तिलहन में हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गई, तो तिलहन वाली चीजों में भी बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। फिर बागवानी हो गई, बागवानी में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सब्जी आ गई, फ्रूट्स आ गए, और जैसे आपके मटर हो गई, चने हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। तो जो बागवानी फसलें भी होती हैं उससे भी उनकी जो आय का साधन है वो भी है। तो फसलों के अंदर भी बहुत सारी फसलें होती हैं, बागवानी फसलें अलग होती हैं, तिलहन की फसलें अलग होती हैं, ये अलग अलग ऋतुओं के अनुसार बोई जाती हैं, अलग अलग इनका सीजन होता है। तो अनाज में, फसलों में भी, कृषि में भी बहुत सारी विविधता पाई जाती है फसलों के अंदर। उच्च मूल्य की फसलें, अब उच्च मूल्य मतलब कि अच्छा मूल्य किन फसलों में प्राप्त होता है हमें, तो देखिए फल में, फूल में और सब्जियों में। भाई अच्छे फूल हैं और फ्रूट्स हैं अच्छे, उनकी जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सब्जियां होती उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा, तो उनका उचित मूल्य, उन्हें उच्च मूल्य प्राप्त होता है, मतलब कि अच्छा मूल्य मिलता है, उनको अधिक मूल्य मिलता है। और जैविक खेती, औषधि पौधों की खेती आदि, जैविक खेती भी की जाती है और औषधि जो हमारे लिए औषधि का काम करती है, है ना, जो हमारे औषधि का काम करती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है, ऐसी खेती जो होती है वो भी की जाती है। तो औषधि पौधों की भी खेती होती है
इसको भी किसान करता है। ये नहीं कि फसलों के अंदर सिर्फ गेहूं चावल का ही होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो फसलें होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं, जिससे जो किसान है वो उचित मूल्य, अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं। और औषधि जो पौधों की बात हुई, वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं, सभी उसको खरीदते हैं और अच्छा प्राइस देते हैं, उसका अच्छा मूल्य मिलता है, इसलिए इसकी भी खेती किसान करते हैं। कृषि के बाहर विविधीकरण, अब ये तो हमने कृषि के अंदर विविधता देखी कि कृषि के अंदर भी कितनी विविधताएं हैं, कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि कृषि के बाहर क्या है, तो पशुपालन, अभी हमने बोला कि कृषि के अलावा भी किसान बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे आय के स्रोत हैं उनके, तो उनके बाहर क्या क्या चीजें हैं, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग हो गया, मछली पालन हो गया, फिर मुर्गी पालन हो गया, फिर मधुमक्खी पालन हो गया, हस्तशिल्प हो गया, और ग्रामीण पर्यटन सेवा क्षेत्र हो गया। पशुपालन, पशुओं को पालना, फिर उनसे जो, अब जैसे हमने बोला कि उनसे जो दूध प्राप्त होता है उसको मार्केट में बेचते हैं और उससे उन्हें आय प्राप्त होती है। मछली पालते हैं, उसको बेचते हैं, उससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है। मुर्गी पालन का काम करते हैं तो अंडे बेचते हैं, उससे उनको अच्छी आय प्राप्त होती है। मधुमक्खी से वो शहद निकालते हैं, शहद बेचते हैं, उससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है। और हस्तशिल्प, हाथों से बनी चीजों को बनाकर और उसको बेचना, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज, तो इस तरह की चीजों को, हाथों से बनी हुई चीजों को अच्छे दाम पर बेचना। ग्रामीण पर्यटन या सेवा क्षेत्र, अब ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र भी है जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं देखने, ऐसी भी चीजों का निर्माण करना, ऐसे पर्यटन स्थलों का बनाना जहाँ पे लोग बाहर से आए और वहां भी इनकम प्राप्त हो, उससे भी हमें इनकम प्राप्त होती है। भाई बाहर से लोग देखने आते हैं तो फ्री तो देखेंगे नहीं, उसके लिए भी कुछ उनकी एंट्री फीस रहेगी, उससे भी हमें आय प्राप्त होती है। सेवा हम देते हैं, उससे भी हमें आय प्राप्त होती है। किसानों की आय में वृद्धि, लाभ क्या क्या होता है, अब इससे लाभ, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि विविधीकरण के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, तो कृषि के भीतर कौन से क्षेत्र थे वो हमने देखा, फिर कृषि के बाहर जो विविधीकरण था वो हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लाभ क्या हुआ, तो किसानों की आय में वृद्धि हुई, इससे रोजगार के बहुत अवसर उन्हें प्राप्त हुए, ग्रामीणों की गरीबी में कमी आई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनती है। ठीक है, किसानों की जो आय है उसमें क्या हुआ, इनकम जो उनकी उसमें बढ़ोतरी हुई, रोजगार के बहुत सारे उन्हें अवसर मिलने लगे। ऐसे भाई कृषि के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे आय के उनके स्रोत मिले, उन्होंने बहुत सारे कार्य करे, जैसे मैंने बताया लघु उद्योग है, पशुपालन, मत्स्य पालन, तो इससे भी उन्हें अवसर, रोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए। ग्रामीण गरीबी कम हुई, इन सबसे लाभ उनको क्या हुआ कि इतने रोजगार के साधन उनको प्राप्त हुए जिससे उनकी गरीबी दूर हुई और वो अपने आत्मनिर्भर बने और अपने लिए आय प्राप्त किए और अपनी जीविका चलाने में समर्थ हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनती है, इसी प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनती है कृषि कार्य के द्वारा। कृषि के अलावा जो उनके आय के स्रोत थे, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग लगाए, अपने हाथों से बनी हुई चीजों को बेचा, पशुओं को पालने का काम किया, उससे जो उन्हें आय प्राप्त हुई, मछली पालन का कार्य किया उससे, तो ये सब किसानों के लिए बहुत बेनिफिट थे और इससे उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण ग्रामीण भारत के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग है। ठीक है, उत्पादक जो गतिविधियां हैं उनका जो विविधीकरण हुआ भारत में के लिए आर्थिक मतलब जो हमारा भारत है वो और सशक्त बना, वो आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग है, उसको एक नया रास्ता मिला, उसके द्वारा एक नया रास्ता मिला और वो आत्मनिर्भर बना। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है, कृषि पर निर्भरता भी घटती है और ग्रामीण विकास को नई दिशा भी मिलती है। देखिए यहाँ इससे तीन चीजें हुई कि एक तो किसानों को आमदनी बहुत मिली, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ क्योंकि वो जितने भी अन्य रोजगार कर रहे हैं कृषि के अलावा उनसे भी उन्हें बहुत आय, अच्छे मूल्य मिलते हैं उनको, वो जो रोजगार कर रहे हैं उनको बेचने पर उन्हें अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं। दूसरा, कृषि पर ही बस निर्भर नहीं रहा, अब किसान सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं कि कृषि अगर अच्छी नहीं हुई तो वो क्या करेगा, वो कैसे अपना जीवन चलाएगा, वो कृषि के अलावा भी उसके पास बहुत सारे आय के स्रोत हैं जिनके द्वारा वो रोजगार प्राप्त कर सकता है, अच्छी आय प्राप्त कर सकता है और जीवन अपना चला सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। और ग्रामीण
विकास को नई दिशा मिलती है। इससे गांव के विकास को एक नई दिशा मिलती है कि गांव के लोग अब सिर्फ कृषि के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करके अपना रोजगार चला सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं और अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और वो आत्मनिर्भर बनेंगे, उनका विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार हमने देखा कि विविधीकरण, उत्पादक विविधीकरण में हमने देखा कि किस प्रकार किसानों के सामने विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, बहुत विविधताएं हैं। किसान कृषि के अंदर विविधताएं, कृषि के बाहर जो कार्य कर रहा है उसमें बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है जिसके द्वारा वो आत्मनिर्भर बन सकता है और जिससे उसकी जो जीवन स्तर और अच्छा बेहतर हो सकता है और उसका विकास, गांव का विकास मतलब देश का विकास। अब हम देखते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का क्या अर्थ है कि मछलियों का पालन पोषण, उत्पादन और विपणन करना ताकि उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त। देखिए, जो मछलियों का उत्पादन, मछलियों का व्यवसाय कर रहे हैं, मछलियों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं और फिर उनको क्या कर रहे हैं, विपणन, बेच रहे हैं और उनसे उन्हें क्या मिल रहा है, आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। महत्व क्या होता है, किसानों ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत, मतलब कि कृषि के अलावा उनके लिए आय का एक और स्रोत है जो उनके सामने, जिससे वह आय कम प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के उन्हें और अवसर मिल रहे हैं, ये अवसर मिल गया है, ठीक है, उनके लिए एक और अवसर बढ़ गया। देश में प्रोटीन युक्त भोजन की उपलब्धता बढ़ती। अब उन्होंने ये चीज मछली का व्यवसाय किया, मछली पाला और उसको बेचा, तो उससे क्या हुआ, हमारे देश में लोगों को उससे प्रोटीन युक्त भोजन भी मिल रहा है। दूसरा, निर्यात आयात का एक बड़ा साधन, मतलब कि निर्यात आय, ये हम क्या करते हैं कि हम दूसरे जगह इसको भेजते हैं, दूसरे देशों में भी इसको भेजते हैं, दूसरी जगह इसका निर्यात करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका निर्यात करते हैं। तो एक ये बड़ा साधन है निर्यात का। भारत में प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात आदि। पश्चिम बंगाल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा और तमिलनाडु, गुजरात आदि में इसका जो प्रमुख क्षेत्र जो है उसके ये है, यहाँ पे ही इनका सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछली का जो है वो करते हैं। देखिए, केरल में भी क्या होता है, वहां पे भी फिश ही खाते हैं ज्यादातर लोग, वहां के लोग भी। पश्चिम बंगाल में भी मछली कोई मतलब ज्यादा उसी का यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसका उपभोग किया जाता है। ओडिशा है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मछलियों का जो है निर्यात किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उपभोग करते हैं। महत्वपूर्ण संस्थाएं, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये जो संस्थाएं कुछ बनाई गई हैं वो है, ये याद रखना है। एक ब्लू रेवोल्यूशन जो है, नीली क्रांति, ये मछली के उससे देखो क्या है, मत्स्य और मछली कैसे, नीला, नीला इसको नाम दिया गया इसलिए इसको नीली क्रांति कार्यक्रम बोला गया है। तो यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन इसको बोला गया और इसको इसका जो हिंदी में नाम है वो नीली क्रांति। अब उद्यान विज्ञान थोड़ा हम देख लेते हैं कि उद्यान विज्ञान से क्या तात्पर्य है। देखिए, उद्यान नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बाग बगीचे, बागानों से रिलेटेड है ये। तो फलों और फूलों, सब्जियों, औषधि वाले जो पौधे होते हैं जो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं, वो मसाले, आदि प्रकार के मसाले जिनका हम सब्जियों में उपयोग करते हैं, बहुत सी चीजों में उपयोग करते हैं, तो वो आदि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना। इसकी जो खेती होती है वो कैसी होती है, वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है कि फलों का अच्छे से अच्छा कैसे उत्पादन किया जाए, फूलों का, सब्जियों का, इस प्रकार से। और इनकी जो पद्धति होती है वो वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती की जाती है जिससे इनका अच्छे से अच्छा उत्पादन होता है। महत्व क्या है कि उच्च मूल्य की फसलें अधिक लाभकारी होती हैं, इनका जो मूल्य होता है वो अच्छा होता है, हाई होता है, तो इनसे अधिक से अधिक जो उत्पादक है वो अच्छे मूल्य इससे कमा लेता है। कृषि आय में वृद्धि होती है, रोजगार सृजन के अवसर, पोषक आहार की उपलब्धता, निर्यात की संभावना, फल फूल मसाले विदेशों में भी बिकते हैं। अब हमारे देश से मसाले, अब देखिए केरल जो है वो मसाले के लिए बहुत फेमस है, वहां पे जो मसाले होते हैं वो पूरे देश विदेशों तक निर्यात किए जाते हैं क्योंकि केरल में मसालों की खेती होती है और वहाँ के मसाले बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे कीमत में भी मिलते हैं। अब पोषक आहार की उपलब्धता भी होती है, पोषक आहार होते हैं भाई हमारे पास, जो औषधि पौधों की बात हमने की, फलों फ्रूट्स की बात की, वो हमारे लिए बहुत पोषक आहार होते हैं। फ्रूट्स हम सबके लिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और हम हमेशा मतलब उसको अपने डेली यूज में खाते हैं। रोजगार सृजन के अवसर, ये रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाते हैं। कृषि आय में वृद्धि होती है और कृषि की आय में भी वृद्धि होती है, ये भी एक तरह की कृषि ही है। तो फलों और सब्जियों, अब फ्रूट्स का देखिए जैसे एप्पल है, ये कश्मीर में बहुत फेमस है ना,
अब मसालों का जो हमने बताया कि केरल में है, तो इसी प्रकार सब अपने मतलब कोई ना कोई राज्य जो है उसके लिए फेमस है, उस चीज के स्पेशल होता है वहां पे। अब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वहाँ, वो भी कश्मीर में ही ज्यादा आप देखेंगे, ड्राई फ्रूट्स जो है वो कश्मीर से ही ज्यादातर आते हैं और वहीं मतलब अच्छे मिलते हैं और अच्छे दाम पर भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे मूल्य पर मिलते हैं और अच्छे होते हैं क्योंकि वहीं पे उनकी पैदावार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उद्यान विज्ञान से। अब हमने देखा भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र जो है वो फ्रूट्स के लिए है, कर्नाटक जो फूल के लिए है, हिमाचल प्रदेश सेब के लिए है, आंध्र प्रदेश आम के लिए है और केरल मसाले के लिए, जैसा बताया था मैंने अभी। तो भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, किस किस चीज के लिए है, कहाँ पे कौन सी चीज फेमस है, कहाँ पे कौन सी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, वो तो ये चीज भी याद रखनी है। संबंधित कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक चलाया गया है नेशनल, और हरित क्रांति के बाद उद्यान क्रांति का भी विकास किया गया है। ये जो कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार द्वारा। निष्कर्ष, मत्स्य पालन और उद्यान विज्ञान दोनों ही ग्रामीण भारत में आय और रोजगार को प्रभावी साधन है। देखिए, मछली पालन भी और उद्यान विज्ञान, ये दोनों ही हमारे गांव के विकास के लिए, ग्रामीण भारत में आय के लिए और रोजगार, लोगों को इससे आय भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है, रोजगार को भी प्रभावी बनाता है। ये तो रोजगार के भी साधन है। ये कृषि पर निर्भरता घटाकर ग्रामीण विकास को और आत्मनिर्भर की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये कृषि पर ही बस निर्भर नहीं रहे जो हमारे गांव की जनता है, देश के लोग हैं, ग्रामीण विकास पर ही ना रहकर इनको आत्मनिर्भर की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ये इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत इनके सामने और भी ऑप्शन है जिसके द्वारा ये रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन चला सकते हैं। तो आज का ये क्लास यहीं पे एंड होती है। ग्रामीण विकास का असली मंत्र है एक काम में नहीं, अनेकों काम में हुनर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।